हेलो बेटा। लेक्चर नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अबाउट द न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें है वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम लोग ये जानते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसके पास में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। डेफिनेशन की यदि मैं बात करता हूँ तो डेफिनेशन हम लोग समझ चुके हैं कि दो मासीज होंगे, उन दोनों मासीज के जो मासीज हैं उनका प्रोडक्ट करना है, और जो प्रोडक्ट होगा मासीज का वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जो होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और जी जो यहाँ पे ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट था, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी जिसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी 6.67 इंटू में 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, जो टॉपिक है आज का वो है उसमें वेक्टर फॉर्म हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि जो फोर्स लग रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। तो जो m1 ऑब्जेक्ट है वो m2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है और m2 जो ऑब्जेक्ट है वो m1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें ध्यान से समझिए। पहला तो ये कि हमें ये बताना पड़ेगा कि m1 जो है वो किस डायरेक्शन में m2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो उसके लिए हमें उसकी एक पोजीशन बतानी पड़ेगी कि भाई इस पोजीशन पे वो जो है m2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो हम लोगों ने एक पोजीशन वेक्टर बनाया, और पोजीशन वेक्टर जो बनाने का तरीका है ईजीएस्ट, तो कुछ बुक्स में कुछ बुक्स में अलग तरीके से दिया हुआ है, आप किसी भी तरीके से कीजिएगा फाइनल आंसर वही आएगा। ठीक है, तो m1 जो है एक फोर्स लगाया गया m2 के ऊपर, जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने बनाया r21। r21 जो है वो ये इंडिकेट करता है कि टू मतलब m2 के ऊपर फोर्स लगेगा, फ्रॉम किससे m1 से फोर्स लगेगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा r21 मतलब फोर्स ऑन 2/1। ठीक है, फोर्स ऑन 2/1 या फोर्स ऑन 2 फ्रॉम 1। इसी प्रकार से m2 जो है एक फोर्स लगाएगा m1 के ऊपर, तो उसका हम लोगों को एक पोजीशन वेक्टर बनाना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो उसका हम लोगों ने बना दिया टू मतलब 1 के ऊपर और फ्रॉम किससे 2 के ऊपर, तो ये आ जाएगा r12। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हमको फोर्स बताना है तो m1 ने फोर्स लगाया 2 के ऊपर m2 के ऊपर, तो फोर्स ऑन 2/1। m2 जो फोर्स लगाएगा m1 के ऊपर तो फोर्स ऑन 1/2। इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो r12 है वो हो जाएगा हमारे पास में यूनिट वेक्टर जो पॉइंटिंग करता है m1 की तरफ, और कहाँ से पॉइंट कर रहा है m2 से, ये वाला। इसी प्रकार यूनिट वेक्टर जो पॉइंटिंग करता है 2 के ऊपर कहाँ से कर रहा है 1 से ऊपर कर रहा है, ये हो जाएगा r21 और ये हो जाएगा r12। ठीक है, ओके। नाउ यदि मैं f21 की बात करता हूँ, फोर्स ऑन 2/1, ऑन बाई आप याद रख सकते हो, फोर्स ऑन 2 मतलब m2/m1। तो ये फोर्स आ जाएगा g m1m2 अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ r21। ऑर्डर जो है आप याद रखना, ये दोनों ऑर्डर हमेशा सेम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों ने जो ऑर्डर लिया है देखिए 2-1 2-1 1-2 1-2 ये सेम है। तो दोनों ऑर्डर सेम आएंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना। f12 की जगह हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा r12, तो फोर्स ऑन 1/2, तो ये आ जाएगा g m1m2 आर स्क्वायर इंटू में यूनिट वेक्टर ऑफ r12। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि r12 जो है इधर डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और r21 जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ द r21 एंड r12 बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि r12 एंड r21 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो माइनस साइन इंडिकेट्स दैट r12 एंड r21 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो f12 और f21 भी क्या हो जाएंगे इसी प्रकार से, फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि f12 इधर लग रहा होता है, f21 जो है वो इधर लग रहा होता है। ठीक है,
हम लोगों ने एक सेगमेंट में वेक्टर्स का एक कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें हम लोग ये जानते थे कि आर यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है आर फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो यहाँ से आर फुल वेक्टर की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ये जो आर फुल वेक्टर है, सॉरी आर यूनिट वेक्टर है, उसकी वैल्यू उठा के हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जब आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में आर फुल वेक्टर डिवाइडेड बाई आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इसी प्रकार F12 के लिए वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास में। सोल्व कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर इंटू में आर क्या हो जाएगा आर क्यूब, और आर स्क्वायर इंटू में आर क्या हो जाएगा आर क्यूब, और R21 फुल वेक्टर यहाँ पे, R12 फुल वेक्टर यहाँ पे। तो ये जो हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आ जाएगा कि फोर्स ऑन 2/1 इन फॉर्म ऑफ द डायरेक्शन। फोर्स ऑन 1 मतलब m1/2 इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन। So this is the expressions for vector form of Newton's law of gravitation। बेटा अभी तक जो है हम लोग सिर्फ दो मासेज ले रहे हैं और उन दोनों मासेज के बीच में हम लोग फोर्स काउंट करना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे पास में जो मासेज है 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए तो उनके बीच में हम लोग जब फोर्स काउंट करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास में 3 मासेज है, 4 मासेज है, 6 मासेज है, 10 मासेज है, तो उनके बीच में जब फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो वी नीड ए प्रोसेस, वी नीड ए प्रिंसिपल जो उस कंडीशन में टोटल मास कैलकुलेट करने का टोटल मास कैलकुलेट करने का प्रोसेस होगा। दैट प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये कहता है कि जितने भी मासेज है, चाहे M1, M2, M3, M4, M5 कितने भी मासेज है, सबके सब मासेज जब किसी एक पॉइंट के ऊपर काउंट किए जाएंगे, फिर से हमारे पास में बहुत सारे मासेज हैं, तो ये मासेज जब किसी एक पॉइंट के ऊपर काउंट किए जाएंगे तो उस पॉइंट पे उन सब मासेज का एलजेब्रिक सम काउंट होगा। मतलब कि जैसे इस M0 के ऊपर M1 नाम का मास है, वो कुछ फोर्स लगाएगा। इस M2 मास के कारण इस M0 मास के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे M3 है तो उसके कारण इस M0 के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे M4 है तो उस M4 के कारण इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। तो टोटल जो फोर्सेज लगेंगे इस M0 के ऊपर, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो M1, M2, M3 जितने भी फोर्सेज होंगे उन सब का एल्जेब्रिक सम का रिजल्ट जो है वो M0 के ऊपर देखने को मिलेगा। ये क्या कहलाता है हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मान लीजिए एक ओरिजिन है और इस ओरिजिन के XY कोऑर्डिनेट एक्सिस में 3 मासेज है M0, M1 एंड M2, और हमें M0 के ऊपर जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो काउंट करना चाहिए। मतलब कि M0 वो पॉइंट मानना है जिस मास पे सारे के सारे जितने भी अदर मास जो फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले M0 जो मास है वो ओ सेंटर से, मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से R0 नाम की डिस्टेंस पे है। एक M1 मास है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से R1 नाम की डिस्टेंस पे है। एक M2 जो है जो ओरिजिन से कोऑर्डिनेट सिस्टम के R2 डिस्टेंस पे है। तो इस प्रकार से R0, R1, R2 ये 3 डिस्टेंसेज है जो M0, M1 और M2 की लोकेशन को बताती है। मतलब R0, R1, R2 क्या हो जाएंगे, M0, M1, M2 के लिए पोजीशन वेक्टर का काम करेंगे। ये जो M0 है इसके ऊपर M1 ने फोर्स लगाया, और फोर्स कितना हुआ, तो हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा था ऑन एंड बाय। तो फोर्स ऑन M0 बाई M1, ठीक है। इसी प्रकार से M2 एक फोर्स लगाएगा M0 के ऊपर, तो फोर्स ऑन M0 बाई M2, ठीक, ओके। नाउ हम लोग ये जानते हैं कि इसके ऊपर जो M0 के ऊपर टोटल फोर्सेज आएंगे उन सब का रिजल्टेंट हम लोगों को डिस्कस करना है। तो रिजल्टेंट आएगा जब इसका, तो आ जाएगा F01, दैट मीन्स फोर्स ऑन M0 ड्यू टू M1। तो ये आ जाएगा G M0 M1 अपॉन R0 1 R यूनिट वेक्टर नोट 1। मतलब कि हम लोगों ने अभी
m0 और m1 को दो फोर्सेस को काउंट किया है। इसी प्रकार से अभी हम लोग m0 और m2 को काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा F02, मतलब फोर्स ऑन m0 बाई m2। ये हम लोगों ने फोर्स की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूटन्स के यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो m0 होगा उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इन सब का सम होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, m0 के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे लिख दिया F01, F02, F03, F04, F05, F06 अप टू द F0n। F01 की वैल्यू हमारे पास में ये है, F02 की वैल्यू हमारे पास में ये है, F31 की ये है, F4 की है, F5 की है, F3 की है और Fn की ये है। ठीक है, जी सब के अंदर कॉमन आएगा तो जी हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया। m0 भी सब के अंदर कॉमन है, क्योंकि जो पॉइंट जिसके ऊपर हम लोग सुपर पोजिशन काउंट करना चाहते हैं वो हो जाएगा m0 पॉइंट। तो यहाँ से जी m0 सब के अंदर कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा m0 m1 r0 1 m2 r0 2, इसी प्रकार से r01 r02 r03। ये टर्म जो है एक्सपेंड होते होते जा रही है Rn तक। तो हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। तो देखिए जो जो टर्म चेंज हो रही है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 1 2 3 4, मतलब m की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो m की वैल्यू जो है चेंज हो रही है कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से शुरू हुई है और ये 2 3 4 n तक जाएगी। तो i की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1। ये जो सिंबल है ये इंडिकेट करता है समीशन। समीशन मतलब जितनी आपके पास में यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उन सब का एडिशन। तो समीशन मतलब यहाँ पे जितने टर्म्स उन सब का एडिशन करेंगे। तो m1 की वैल्यू कहाँ से शुरू हुई है, 1 से शुरू हुई है और ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू द n तक। इसी प्रकार से ये हुआ 01 02 03 04 05 06। तो 0 0 0 कहाँ तक चेंज होगा, तो 0 0 n तक चेंज होगा, क्योंकि ये 0 तो कांस्टेंट है। 1 2 3 4 5 से वाला जो ये वाला 1 2 3 4 5 है ये चेंज होगा अप टू द n तक। इसी प्रकार R01 R02 R03 R0 कहाँ तक जाएगा, तो R01 R02 R03, तो R0 सब के अंदर कॉमन है और 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, अप टू द n तक। इन सब को हमने एडिशन कर दिया। तो हमने बोला कि टर्म्स कहाँ से शुरू हुई है, 1 से शुरू हुई है और कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। तो द समीशन ऑफ ऑल टर्म्स जो इस ब्रैकेट के अंदर है उन सब का समीशन कर दिया, जो 1 से शुरू हुई और n तक जा रही है, और उनका समीशन हम लोगों ने ये लिख दिया। तो ये इंडिकेट करता है प्रिंसिपल ऑफ ए सुपरपोजिशन को। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन कौन सा पॉइंट हुआ, तो सुपरपोजिशन पॉइंट हुआ हमारे पास में m0, और उसके ऊपर टोटल कितना फोर्स होगा, तो उसके ऊपर टोटल फोर्स ये वाला होगा। ठीक है, ओके। हम लोगों ने जी की वैल्यू निकाली है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, जो कि गैलीलियो जब एक प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने जी की वैल्यू दी थी, और वो जी की वैल्यू जो है नियर अबाउट उतनी ही थी जितनी हम लोगों ने बाद में एक्सपेरिमेंट करके लैब में निकाला। तो कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम है हेनरी कैवेंडिश। 1798 में इन्होंने जो है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी एक वैल्यू निकाली। ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंट है उनका कि किस प्रकार से उन्होंने जी की वैल्यू कैलकुलेट की वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शंस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस में हमारे पास में एक यहाँ पे ये रिगिड बॉडी है, मीन्स ये जब ये इसके इस रिगिड बॉडी से हम लोग कुछ लटकाएंगे तो ये जो है फ्लेक्सिबल नहीं होगी, मतलब ये ठोस है तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होगी, मतलब ये हिलेगी डुलेगी बिल्कुल नहीं। इसकी शेप और साइज जो बिल्कुल चेंज नहीं होगी यदि मैं इसके ऊपर कोई वेट जो है वो लटकाता हूँ तो। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक रिगिड बॉडी हो गई। यहाँ पे ए और बी जो है दो पॉइंट है ये वाले, इन दोनों पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने छोटी छोटी जो है वो लेड बॉल लटकाई हुई है, और उन लेड बॉल का जो मासीज है वो हमारे पास में m है, स्मॉल m, क्योंकि छोटी लेड बॉल है इसलिए उनका मासीज हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं स्मॉल m। ए और बी के बीच में जो टोटल लेंथ है ये है l, और ये जो लंबाई आपको दिख रहा है l लेंथ की लंबाई वाला, इसको हम लोग बोलते हैं बार। तो हम लोग ये कहेंगे कि द बार ऑफ द लेंथ इज l, और इस बार के तरफ दोनों तरफ छोटी छोटी दो लेड की बॉल लटकी हुई है जिनकी लेंथ कितनी है l। क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों ने लेड की बॉल क्यों ली,
तो आंसर बेटा लेड का जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना बहुत आसान होता है। तो दे बिहेव जस्ट लाइक एज ए पॉइंट मास। अभी ये जो बार इसको मैं बोल रहा हूँ ए से लेके बी तक की जो लेंथ वाला है, इस बार को मैंने एक स्ट्रिंग ली, उसको बीचों बीच ऐसा बांधा इसके सेंटर ऑफ मास से और इसको ऐसा हॉरिजेंटली मैंने इसको लटका दिया है। ठीक है, और कहाँ से लटका दिया, तो ये मैंने स्ट्रिंग बांधी और रिगिड सरफेस के साथ मैंने इसको लटका दिया। एक S1 है और एक S2 है। ये मेरे पास में दो बड़े स्पेयर है। किसके बने हुए ये दोनों स्पेयर? ये भी लेड के बने हुए। देखिए ए और बी पे दो लेड की छोटी बॉल है। S1 और S2 दो बड़े स्पेयर है जो कि लेड के बने हुए हैं। ये जो S1 डैश है और S2 डैश है, ये भी वही चीज़ है जो S1 और S2 है। एक्चुअली में जब मैं S1 को यहाँ पे रख दूंगा तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको बोल दिया S1 डैश। जब S2 को मैं नीचे रख दूंगा तो S2 की पोजीशन चेंज हो जाएगी और इसको बोल दिया मैंने S2 डैश। जबकि S1 डैश और S1, S2 और S2 डैश दोनों चीज़ें एक ही है हमारे पास। ठीक है, ओके। अगली चीज़ हम लोग ये जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास में ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। तो जो S1 है और ये S2 है, जब मैं इन दोनों को S2 को B के पास लेके आऊँगा और S1 को A के पास लेके आऊँगा, लेकिन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन से, ये अपोजिट डायरेक्शन से। ठीक है, तो जो B है वो S2 को खींचेगा और जो A है वो S1 को खींचेगा। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर बनेगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर बनेगा। तो दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा ग्रेविटेशंस का, क्योंकि दोनों मासीज है और दोनों मासीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशन बनेगा हमारे पास में दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स ग्रेविटेशन का क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, ओके। तो वो जो ग्रेविटेशन फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा? तो हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स जब दो बॉडी के मासेस के बीच में लगता है तो वो लगता है F इक्वल टू G m1m2/r²। तो यहाँ से जो ग्रेविटेशन फोर्स बनना चाहिए था वो हमारे पास में बनेगा Gm1/d²। आप चाहो तो इसको L² लिख सकते हो, सॉरी ये d² है ना, ओके। दोनों मासेस के बीच में देखिए ये एक है और ये एक बड़ी लेड की बॉल है, ये एक छोटी लेड की बॉल है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में d, जैसा इसको आप चाहो तो आप r भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? d की जगह r² आ जाएगा, वो कोई मैटर नहीं। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच में ये एक d है। तो जब ये वाला इसको नीचे की तरफ खींचेगा और ये वाला इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, तो देखिए ये इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, ये पहले ऐसा था, अभी नीचे ये बड़ी बॉल है और ये बड़ी बॉल जब इसको ऐसा नीचे खींचेगी और ये इधर बड़ी बॉल ये इसको ऊपर खींचेगी, तो ये कैसा हो जाएगा? ये रोटेट होके ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जब ये ऐसा होगा तो जितना फोर्स इधर लगा उतना ही फोर्स उधर लगेगा। तो जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का और ये अपवर्ड डायरेक्शन का, तो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा? 0। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि इन दोनों के अंदर एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा। टॉर्क देखिए ये टॉर्क जनरेट हो रहा है, और हम लोग ये जानते हैं कि टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वैल्यू कितनी है? Gmm/d²। और दोनों के बीच का जो भाई एक फोर्स ये लग रहा है इस पॉइंट पे जो उसको नीचे खींच रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन जो उसको ऊपर खींच रहा है, और ये दोनों घूम के ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे घूम जाएंगे। तो जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आया हमारे पास में वो कितना है? L। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज क्या आ जाएगा? इनटू में L। तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी Gmm/d² इनटू में L। ओके, अगली चीज अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो बार है ये हमारे पास में बार है, ये बार एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है। तो जब ये ऐसा घूमेगा तो ये स्ट्रिंग जो है ये मेरे पास ऐसी टाइट हो जाएगी। तो ये बार मेरे पास में जितने डिग्री का एंगल बनाएगा, जितना डिग्री का एंगल बनाएगा घूमता जाएगा, स्ट्रिंग जो है
वो उतनी ही टाइट होती जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए जब वो 1 डिग्री घूमा तो स्ट्रिंग भी कितनी टाइट हो जाएगी ऊपर वाली, 1 डिग्री। जब ये 2 डिग्री घूमेगा तो स्ट्रिंग भी कितनी टाइट हो जाएगी, 2 डिग्री। जब ये 3 डिग्री घूमेगा तो स्ट्रिंग भी 3 डिग्री, और जब ये 90 डिग्री घूमेगा तो स्ट्रिंग भी कितनी टाइट हो जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब कि यदि ये बार जितना ज़्यादा घूमता जाएगा उस स्प्रिंग के अंदर उतना ही टेंशन क्रिएट होता जाएगा, मतलब ये स्प्रिंग जो है उतनी ही टाइट होती जाएगी। जैसे ऐसा समझिए, ये स्प्रिंग ऐसी थी और जब ये बार घूमेगा तो स्प्रिंग कैसी होती चली जाएगी, ऐसी होती चली जाएगी। ठीक है, तो जब ये स्प्रिंग टाइट हो जाएगी तो इलास्टिसिटी के कारण ये स्प्रिंग कहाँ आना चाहती है, वापिस से अपनी इस कंडीशन में आना चाहती है। तो जब ये स्प्रिंग टाइट हो रही है, इलास्टिसिटी के कारण ये वापस आना चाहती है, तो ये स्प्रिंग एक एंटी टॉर्क जनरेट करेगी, एंटी टॉर्क जनरेट करेगी। एंटी टॉर्क मतलब जिस डायरेक्शन में घूमी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमना चाहती है। ठीक है, ओके। तो कितना वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमना चाहती है, तो आंसर है जितना हमारा बार घूमा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही घूमना चाहती है, यदि मैं उसको फ्री कर दूँ। तो मान लीजिए बार हमारा θ डिग्री घुमा है जिसकी वजह से टॉर्क जनरेट हुआ, तो एंटी टॉर्क भी कितना जनरेट हो जाएगा, टॉर्क थीटा। तो एंटी टॉर्क जो जनरेट होगा या रिस्टोरिंग टॉर्क जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो भी जनरेट हो जाएगा टॉर्क इनटू में थीटा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये हमारे बार में टॉर्क जनरेट हुआ और हमारा बार टॉर्क इनटू में थीटा घुमा, तो ऊपर वाली जो स्प्रिंग है उसमें भी कितना टॉर्क जनरेट हो जाएगा, टॉर्क इनटू में थीटा। तो जितना हमारा टॉर्क इनटू में थीटा इस बार मैग्नेट का बनेगा, स्प्रिंग में भी उतना ही टॉर्क इनटू में थीटा बन जाएगा। तो दोनों के दोनों टॉर्क इनटू में थीटा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों के दोनों टॉर्क इनटू में थीटा इक्वल हो जाएंगे, तो हमने बोला कि ये रहा स्प्रिंग का टॉर्क इनटू में थीटा और ये रहा हमारा टॉर्क इनटू में थीटा। यहाँ से हम लोगों ने जी की वैल्यू निकाली, तो जी की वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर टॉर्क थीटा इंटू एम एम अपॉन एल। डी हमें पता है, डी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये दोनों बार के बीच में हम लोगों ने कितना डिस्टेंस रखा, सॉरी ये दोनों जो लेड बॉल है इन दोनों के बीच में हम लोगों ने कितना डिस्टेंस रखा। टॉर्क हम लोग निकाल सकते हैं, स्प्रिंग जो है उसने कितना टॉर्क जनरेट किया। थीटा हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोगों ने जो टॉर्क जनरेट किया ये कितने डिग्री का टॉर्क जनरेट किया। मासी जो है लेड बॉल का और मासी जो है स्मॉल लेड बॉल का, दोनों का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस एल की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट ही कर सकते हैं कि जो बार मैग्नेट की लेंथ है कितनी है। जब हमने इन सब की सब वैल्यूज को कैलकुलेट किया तो हमारे पास में आ गया G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और ये हमारे पास में बन जाएगी G की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो बेटा आज के लिए इतना ही। एक बार बुक उठाइएगा, उसमें से पढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें जो है वो सिर्फ नोट्स के भरोसे नहीं होती है, बुक्स में इससे भी बेटर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज़ को समझने की वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा तब तक जो है चीज़ें आपके लिए ईजी नहीं बनेंगी। तो बुक उठाइएगा और थोड़ा सी मेहनत कीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू।